देश में 190 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की 20% सीटें वहां मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। 16 स्थानों पर वोट पड़ गया, पहले चरण और दूसरे चरण में मिलाकर। अब जो लोग राजनीति के पंडित हैं, चुनाव की नजाकत से वाकिफ हैं, उनको तो अंदाज लग जाना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, दाएं कि बाएं या बीच में खड़ा है। भाई देश भर में लगभग 200 में 10 कम सीटों पर तो वोट पड़ गया और उत्तर प्रदेश में भी 20% सीटों पर वोट पड़ गया। अब आज की स्थिति क्या है? अगर अब तक हुए वोट को आधार माने, नजीर माने, संकेतक माने, थर्मामीटर माने, बैरोमीटर माने, तो क्या तस्वीर बन रही है और क्या तस्वीर हो सकती है पूरे चुनाव की? ये एक बड़ा प्रश्न है। 10% प्लस माइनस भी रख लीजिए, फिर भी कोई तस्वीर तो बन रही होगी, कोई तस्वीर तो उभर रही होगी। कौन से मुद्दे हैं जो जनता को आंदोलित कर रहे हैं, उद्वेलित कर रहे हैं, उसको समझ में आ रहे हैं? किन मुद्दों के पीछे जनता खड़ी है? या हर चरण में एक अपना अलग मुद्दा है, अलग मिजाज है? आज उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा धुआंधार वोटिंग अमरोहा में हुई। अब कारण क्या है? दानिश अली बसपा से जीते थे वहां से, अब वो बसपा ने उनको निकाल दिया, फिर वो कांग्रेस में आ गए और अब गठबंधन की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां आपस में खींचतान ज्यादा है, कई जगह शारीरिक हिंसा भी हुई गठबंधन के मित्रों में। इसके अलावा कोई और बड़ी परिघटना तो वहां नहीं है। लेकिन अमरोहा में भारी वोटिंग और सबसे कम वोटिंग मथुरा में। राधे राधे। हेमा मालिनी जैसे बड़े कद की उम्मीदवार जहां हो, वहां वोटिंग इतनी कम क्यों? ब्रज के लोग मतदान की प्रक्रिया से उदासीन क्यों हो गए? बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या है? अमरोहा में इस भीषण गर्मी में विकट उत्साह के पीछे कारण क्या? और मथुरा में ब्रज के लोगों में ये वोटिंग के प्रति नैराश्य क्यों? ये मसला है। और इन सब के बीच में राष्ट्रीय पटल पर एक संकेतक बन रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी पट्टी के दो प्रमुख राज्य अब तक हुए दोनों चरणों के चुनाव में कम मतदान वाले राज्य के तौर पर आगे हैं। अब उस श्रृंखला में एक नाम और जुड़ गया पश्चिम भारत का की तरफ से, महाराष्ट्र का भी। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्य जहां मतदान कम हो रहा है। 2 चरणों की कथा यही बताती है। अब इन तीनों राज्यों में कोई साम्यता है क्या? खोजी जानी चाहिए, या तीनों राज्यों के कारण अलग अलग हैं, परिणाम एक है कि मतदान कम? तो उसका भी एक आकलन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। और इन सब के बीच में एक बड़ी घटना आज ये घट गई कि वर्षों से जो ईवीएम न जाने कितने आक्षेपों को सहन कर रही थी, जाने कितनों की पराजय को एक पर्दा दे रही थी कि हारे अपने कर्मों से, अपने असफलताओं के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी अक्षमताओं के कारण, लेकिन चलो भाई हम ही को नाम दोष दे दो, ईवीएम को ही दोष दे दो। वो मसला आज समाप्त हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने
आज जिस वक्त देश वोट डाल रहा था दूसरे चरण के मतदान के लिए लोकसभा के, उसी समय 11 बजे के बाद के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि देश में ईवीएम से ही चुनाव होगा, ईवीएम नहीं हटाई जाएगी, बैलेट पेपर की ओर वापस देश नहीं जाएगा और 100% वीवीपैट और उसका मिलान ये मांग नहीं स्वीकार की जाएगी। यानी ईवीएम को लेकर जो कि विलाप की एक रुदाली की एक जो अखंड परंपरा राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने शुरू की थी कि जहां हम जीते वहां हमारा जिंदाबाद होना चाहिए और जहां हम हारे वहां ईवीएम हाय हाय करेंगे। हमारी सरकार बन जाए किसी राज्य में तो हम पॉपुलर रहें और भाजपा की बन गई तो ईवीएम हाय हाय। सुप्रीम कोर्ट ने यह कलेश भी समाप्त कर दिया। यह एक बड़ी घटना है जो भारत के संसदीय लोकतंत्र में बड़े घटनाक्रम के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज होगी कि ईवीएम के ऊपर हम होने वाले हमलों से कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस ईवीएम को रक्षा कवच प्रदान किया अपने समर्थन का बीच चुनाव। हमारे साथियों ने आज के सारे घटनाक्रमों पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है और वो आवाज है कि फिर एक बार समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। लोकसभा चुनाव का चुनावी घमासान अब दूसरे चरण को भी पार कर चुका है। शुक्रवार को 8 और लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद इस घमासान में अब तक 16 सीटों पर इम्तिहान हो गया है। इस चरण के इम्तिहान में पुराने पन्नों को पलटें तो 8 में से 7 पर बीजेपी का कब्जा था, 1 सीट विपक्ष के खाते में थी और वो भी बसपा के पास, जो कि इस बार अकेले मैदान में है। हालांकि जीत के दावे सबके दमदार हैं। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव के रुझान हैं, वे रुझान बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। इस दूसरे चरण में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की परिधि में चुनाव में है। इस बार बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। सीटों का समीकरण देखें तो 7 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बागपत वाली 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई है। विपक्ष गठबंधन में सपा और कांग्रेस 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने जहां सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के सामने सहयोगी दल के साथ कार्यकर्ताओं के दिल मिलाने की परीक्षा है। 17 सीटों की हिस्सेदारी में कांग्रेस इसी चरण में सबसे ज्यादा 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस को खुद को साबित करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, तो सपा के लिए भी ये चरण साख का सवाल है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। अब यहाँ तक जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन इसी दंगल के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत से आए ईवीएम और वीवीपैट वाले फैसले ने विपक्षी खेमे को नया सदमा दे दिया है। दरअसल पर्ची मिलान को लेकर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को भी खारिज कर दिया है। हालांकि उम्मीदवार नतीजों के 7 दिनों के भीतर ईवीएम को माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए शुल्क का भुगतान करके दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है
ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। चुनाव आयोग ने भी कोर्ट में कहा कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन ही नहीं है। यानी मंगलसूत्र से लेकर वसीयत वाले विवाद में फंसी कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक और बड़ा झटका है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। बहरहाल 16 सीटों पर मतदान के बाद अब 64 सीटों का इम्तिहान अभी बाकी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से आए आदेश के बाद सवाल यह है कि अब बाकी बची सीटों पर क्या जाएगा संदेश? क्या विपक्ष के लिए हो गया एक और नया कलेश? एक छोटा सा विज्ञापन देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के चुनाव का असर शेष चुनाव पर क्या पड़ेगा। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। डॉक्टर ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ऋचा जी का स्वागत है। विजय राठी साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय राठी साहब का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता, विकास श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत, सबका अभिनंदन। ऋचा सिंह जी, आपसे बात शुरू करेंगे। देश भर में 190 सीटों पर वोट हो गया, बड़ा साइज है। 190 सीट का बहुत होती है, 10 कम 200 है। और उत्तर प्रदेश में 20% उत्तर प्रदेश में वोट हो गया। आपकी दृष्टि से अब भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है और आपके प्रतिस्पर्धी कहां खड़े हैं? आदरणीय अमिताभ सर जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, ये स्पष्ट रूप से भारत के भविष्य की दो परिकल्पनाओं के बीच में बटे हुए हैं। एक परिकल्पना है जिसमें एक सशक्त नेतृत्व है, सशक्त नेता है, आदरणीय मोदी जी का चेहरा है, और दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन है जिसके पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है और ना कोई नियत है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास की नारा ही नहीं है, संकल्प है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति है जिसमें घमंडिया गठबंधन और कांग्रेस और सपा तो इस हद तक चले गए हैं कि वो संविधान को ताक पर रखकर आरक्षण को भी और विशेष सुविधाओं को, धर्म विशेष को देने की बात करने लगे हैं, जो पूरी तरीके से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। एक तरफ मजबूत इंडिया अलायंस है जिसके अलायंस पार्टनर पूरी एकता और तारतम्यता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन है जिसमें ना नेताओं के बीच कोई तारतम्यता है, ना कोई कार्यकर्ताओं के बीच तारतम्यता है। साथ ही साथ एक मिनट डॉक्टर ऋचा एक मिनट, मैं आज समझना चाह रहा था, ये सब विषय तो हम लोग कह चुके, आप लोग कह चुके, अपना कांग्रेस अपना कह चुकी, आप अपना कह चुके कि, लेकिन आज अब वो समय बीत गया कि किसके पास नेता है नहीं है, किसके पास नीति है नहीं है, मैनिफेस्टो क्या कह रहा फलाना, वो समय बीत गया। अब वो वक्त घड़ी आगे बढ़ गई दोस्त। अब 20% सीटों पर वोट पड़ गया, एक ट्रेंड सेट होता है, एक माइंड सेट होता है वोटर का। अब गंगा आगे निकल गई, अब गंगोत्री में थोड़ी ना है, अब सरसैया घाट तक आ गई गंगा। इसलिए मैंने आज प्रश्न बड़ा सीधा किया, आप कहां खड़े पा रहे हैं अपने को?
कोई आकलन हुआ होगा, कोई समझ बनी होगी। एक एक सीट, एक एक बूथ का आकलन होता है पार्टियों में, कहाँ खड़ा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रथम चरण का विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के चुनाव आज, अब 5 बज चुका है तो आज भी संपन्न हो चुके हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का जो हमारा लक्ष्य था, हम उसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो दूसरे चरण का चुनाव है, जिसमें जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आदरणीय अमिताभ सर, पिछली 2019 में हमने इसमें से 7 सीटें जीती थी और इस बार हम 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। क्योंकि अमरोहा की सीट पे तो किस तरीके से प्रत्याशी का ही लोग लगातार अंत समय तक विरोध करते रहे। लोगों को देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, सुशासन का मुद्दा है। अभी रुकना होगा। अभी सिर्फ इतनी टिप्पणी चाह रहे थे कि हम 7 जीतेंगे, 8 जीतेंगे, 16 जीतेंगे, 80 जीतेंगे। अभी इतनी टिप्पणी चाह रहे हैं। आप लोगों को असल में लंबा कर देते तो मामला गड़बड़ा जाता। विजय राठी साहब, 2 चरणों के चुनाव हो गए, कहाँ खड़े हैं आप? देखिए, हम तो सुपड़ा साफ करने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं और हम कहाँ खड़े हैं उससे तो अंदाजा लग जाएगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार भाग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं, और शहर तो छोड़ दीजिए, वो गांव में अभी मुख्यमंत्री जी रारधना और सिसौली और ऐसी जगह आ रहे हैं लेकर के अपने पूर्व विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्रियों को लेकर के कमरे में बैठ रहे हैं कि भाई नुकसान मत करो, हमें जीत जाने दो। इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार किसान, बेरोजगारी नहीं, मैं आपसे बता दूं अमिताभ जी, जो कोर वोटर इनका समझा जाता था वो भी गन्ना लेके इनके पीछे आपने पंचायतें के आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कितनी पंचायतों का दौड़ चला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी इतनी टेंशन में आई है। और अगर जमीन की बात करें तो जमीन पे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिख रही है इस समय पे। जब ये किसानों की बात करते हैं तो किसानों की मैं बता दूं, इधर चूंकि शुगर मिल ज्यादा है तो आज भी किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है और उन्हें ना पर्चा मिल रही है ना उनका गन्ना जा पा रहा। अभी खेत में है, गेहूं काटने की बात छोड़िए, गेहूं कटाई चल रही है, लेकिन ठीक है विजय भाई, ठीक, एक बाकी सबको भी बहस मिल जाए भैया। ठीक है, आपकी बात समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, सारी सीटें सपा जीत रही है, आपका ये व्यू है, ये समझ गया, रिकॉर्ड कर लिया मैंने। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इतना खतरनाक ना बोलो, ये थोड़ा ज्यादा आप लोग खेल जाते हो, मतलब मैदान छोड़ के गेंद के पीछे भागने लगते हो बल्ला लेके। बोले नहीं, गुड्डू को मोहल्ले में जाके गेंद मारेंगे, मैदान में रह के मार लो यार। 4 जून, ऐसा तो कि 4 जून नहीं आएगा, ऐसा है क्या? बैठेंगे, 4 जून रुक जाएगा? अरे मालिक, हमको जाने कितने 4 जून हो गए बैठते बैठते आप लोगों के साथ। मैं भी आपसे सीखा हूं। अब हमको बता रहे हो 4 जून को बैठेंगे, रुक जाओ। अरे रुको भाई, रुक जाओ। मेरी एक बात पर आपत्ति, बाकी तो ठीक ही ठीक है। समाजवादी पार्टी और पश्चिम का रिश्ता कभी बहुत सहज रहा भी नहीं उत्तर प्रदेश में। पश्चिम का रिश्ता अजीत सिंह के साथ जुड़ा रहा और अजीत सिंह और मुलायम सिंह के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे, वो साथ रहे तब भी सहज नहीं रहे, इसलिए वो मामला दूसरा है। खैर, मैं इस बात से सहमत नहीं। हमारे दोस्त विजय भाई कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं को गांव आना पड़ा। भाई गांव आना वर्जित है क्या? गांव तो जाना ही चाहिए, सबको जाना चाहिए। बाबू कलेक्टर हो क्या, वाइसराय लगे हो, राज करोगे, नेतागिरी करना चाहते हो, सांसद विधायक बनना चाहते हो और गांव नहीं जाओगे क्या? सबको गांव जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? और गांव जाना चाहिए। 5 वर्ष में एक बार भी जनता की ड्योढ़ी पर से नवाने में नाक छोटी होती है क्या? ये लोकतंत्र का निषेध है। समाजवादी पार्टी अगर कहीं उसकी चिंतन देखिए कि गांव जाना पड़ रहा है, मतलब गांव जाना गलत बात है। कमजोर आदमी गांव जाता है, जो बड़ा होता है वो मूछों में चमेली के तेल लगा के बैठता है अपने घर में और चुनाव जीतता है। ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? अरे रुको भाई, रुक जाइए। विजय राठी ने एक गांव का नाम लिया, वो गांव भारत में बड़ा चर्चित है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। जहां भी किसान, विजय राठी अभी आवाज नहीं जा रही, अवसर मिलेगा तो बोला, तब तक सुनो, आगे के लिए कुछ इनलाइटनमेंट भी हो सकता है, गलती से हो जाए। एक गांव को उन्होंने नाम लिया, उन्होंने तो ऐसे ही ले दिया होगा जैसे नगर पालिका के लोग पढ़ते हैं स्थानों के नाम, लेकिन वो गांव बड़ा महत्वपूर्ण है और खासतौर पर किसान
और उससे जुड़े सामाजिक संदर्भों में उस गांव का बड़ा महत्व है। उन्होंने नाम लिया सिसौली का, कि वहाँ भी आए थे योगी या कौन, इस टाइप का बड़ा नेता। जानते हैं सिसौली को? सिसौली ने इस देश में किसान का माथा ऊंचा करने का काम किया था। अरे रुक जा भाई, जिनसे आपका आज गठबंधन है ना, इनकी सरकार थी। विजय राठी रुक जाइए, आवाज नहीं जा रही, काय को परेशान हो रहे हो? जब अवसर मिले तो बोलना। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने वहां धरना दिया था, आंदोलन किया था। वीर बहादुर सिंह को हाजिर होना पड़ा था सिसौली में, और उनको मंच नहीं दिया था। महेंद्र सिंह टिकैत ने मंच के नीचे खड़ा किया था। उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने किसानों से कहा था, भाई इसे पानी पिया दे, गर्मी बहुत है। क्या? तो चुल्लू बांध के ऐसे पानी पिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ये सिसौली थी। इसलिए गांव को हल्के में मत लीजिए। अगर गांव जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए मजबूत बात है। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, वही सवाल आपसे। 20% पर वोटिंग हो गई उत्तर प्रदेश में, और देश में 190 सीटों पर वोटिंग हो गई। ठीक, झांकी तो समझ में आई जाती है, ट्रेलर से फिल्म का अंदाज तो लग ही जाता, पूरी ना भी समझ में आए, क्या सीन बाई सीन ना समझ में आए, लेकिन मोटा मोटा समझ में आ जाती है कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस पे। उस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं, आज आप और आपकी पार्टी इंडिविजुअली और गठबंधन के तौर पर, इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है? देखिए, पूरा नैरेटिव सेट हो चुका है, और नैरेटिव विपक्ष ने या इंडिया गठबंधन ने नहीं तय किया है, नैरेटिव प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। इस देश में दो प्रश्न खड़े हैं जिस पर इस देश के आम जनमानस को अपना वोट देते हुए कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष अपना कार्यकाल बिता चुके हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बीता है, और ये एक लंबा एक दशक जो बीता है, ये बदलाव के लिए, गारंटी के लिए बहुत बड़ा समय था। बार बार आप इस देश को गुमराह नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इसके बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी गारंटी अभी कुछ नहीं मैं किया हूं, मैं अभी अगला जो ट्रेलर था, ये तो अभी तो असली पिक्चर बाकी है। और जो वर्तमान की पिक्चर है 10 वर्ष तक, जिसको देख कर इस देश के जनमानस के अंदर जो भय का माहौल है, जो एक विपरीत और नकारात्मकता का जो माहौल पैदा हुआ है, उसमें दो चीज में सरकार का पूरा रोल है। विपक्ष का उसमें 1% भी रोल नहीं है। 400 पार कह के उन्होंने देश के अति पिछड़े दलितों के बीच में ये मैसेज डाल दिया है कि भारत के संविधान के साथ, बाबा साहब के संविधान के साथ कोई बड़ा गेम करने जा रही है। आने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो निश्चित तौर पे भारत का संविधान बदल देना है। ये संविधान बचाओ देश बचाओ रैली हुई, और 1-2 रामलीला मैदान में, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में संविधान बचाओ और देश बचाओ की चर्चा हो रही है। ठीक है, बड़ा संविधान बचाओ, ठीक है विकास जी, संविधान बचाओ और देश बचाओ का मामला है, कांग्रेस कह रही है। ठीक 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 है, ठीक है। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। आ गई विकास बाबू, आ गई बात। आपका नैरेटिव है कि संविधान बचाओ देश बचाओ की लड़ाई हो रही है, और उसी पर पूरे देश में वोट पड़ रहा है। ठीक बात, ठीक है, आ गई बात, आ गई, बहुत ही किया गया। ठीक है, ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। भाजपा के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं, तो कहना भी चाहिए, 75 साल के भारत में, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस कह रही है भाई 10 साल तो हो गए आपको, अब और कितना टाइम चाहिए। अभी कुछ समय पहले प्रियंका जी कह रही थी कि 55 साल हमारी पार्टी ने शासन किया। आपको 55 साल के बाद भी गारंटी और न्याय करने के लिए पत्र जारी करना पड़ रहा है, उनके पास तो 10 ही है। ये मसला तो उठेगा ना फिर। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, राहुल गांधी भी कह रहे गरीबी हटाओ खटाखट, तब तो फिर विषय थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसलिए खैर, रोहित अग्रवाल, थ्योरी नहीं, थ्योरी का समय तो चला गया, लेकिन लोग मानते नहीं, डिबेट में थ्योरी को ले ही आते हैं। मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, क्योंकि चुनाव में जब वोट पड़ने लगे तो प्रैक्टिकल का टाइम आ गया, अब थ्योरी का थोड़ी ना है। कहां खड़ा है आपका गठबंधन?
क्या स्थिति है? क्योंकि अब जहां से अब चुनाव आगे जाएगा उत्तर प्रदेश में, वहां से, बुरा मत मानिएगा, दिल पे मत लगे, वहां से आपकी पार्टी की सक्रिय भूमिका खत्म। ठीक, मथुरा लास्ट स्टेशन था क्या, जहां तक राधे राधे होना था। उसके बाद फिर भाजपा चलेगी, फिर अनुप्रिया और राजभर उसमें जो, और संजय निषाद जुड़ जाएंगे पूरब में। अब आप कहां इनको सी ऑफ करोगे कि ठीक है चलो अब आगे, यहां तक हमने आपको छोड़ा, उस पड़ाव पर क्या स्थिति है? अमिताभ जी, क्योंकि आपने बात की कि अब चुनाव शुरू हो चुका है, थ्योरी पे नहीं बात करनी चाहिए, प्रैक्टिकल पे बात करनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल में यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले आपके डिबेट पे विलाप कर रहे हैं, यही प्रैक्टिकल स्थिति है कि खत्म हो गया चुनाव, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। अब की उत्तर प्रदेश में 80 पार स्थिति ये है, जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो तो पार होने ही जा रहा है। हम संघर्ष ही उसी के लिए कर रहे हैं। हम चुनाव तो जीत ही चुके हैं। 4 जून को प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरे कार्यकाल के लिए स्थापित होने जा रहे हैं। चुनाव तो हम जीत चुके हैं। हमारा संघर्ष 400 पार के लिए है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत के हम इतिहास रचना चाहते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा राष्ट्रीय लोकदल ने चलाई है, जो खुशबू राष्ट्रीय लोकदल ने बिखेरने का काम किया है भाईचारे की, वो खुशबू अब बाकी बचे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ करेगी। उस खुशबू को आगे ले आते हुए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आगे ले जाते हुए, वो मध्य में, बुंदेलखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के घमंड का सफाया करने का काम करेगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं, मेरे परिवार ने शहादत दी। बिल्कुल आपके परिवार ने शहादत दी। राजीव गांधी जी का सम्मान है, इंदिरा गांधी जी का सम्मान है। दोनों ने, आपके परिवार के दोनों व्यक्तियों ने शहादत दी और देश के लिए शहादत दी। देश के लिए संघर्ष किया उन्होंने। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनके जो कि जो उनके बेटे पुत्र हैं, मतलब राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, उनको हम देश सौंप दें। कल रेहान वाड्रा आएंगे, कहेंगे मेरे नाना ने शहादत दी, मुझको दे दो देश, प्रधानमंत्री बना दो मुझको, तो उनको हम देश सौंप दें। अरे भाई, आपके परिवार ने देश में राष्ट्रवाद के लिए शहादत दी, उसका सम्मान किया देश ने। 55 साल तक आपके राज को देखा और अब प्रधानमंत्री मोदी जी देश में राष्ट्रवाद की लहर को लेके, मशाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनका समर्थन करिए ना, अगर आप देश से प्यार करते हैं तो। भाई, जब आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो देश आपको कैसे सौंप दें भाई? और आप ये बताइए, सैम पित्रोदा कहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं अमिताभ जी, तो आपके बाद 2 कमरे सरकार ले लेगी, कांग्रेस अपना दफ्तर खोलेगी उसमें, और बचे हुए 2 कमरों में बंटवारा कर लीजिए। तो ये भाई, चुनाव के समय हमने कहा था क्या सैम पित्रोदा से कि भैया ये वाला जिद लेके आओ? राहुल गांधी कह रहे हैं सबके घर का सर्वे करेंगे, चेक करेंगे किसके घर में कितना सोना है, उसके बाद उसको बराबरी से बांट देंगे। भाई, हमने कहा था क्या राहुल गांधी जी से अपनी मैनिफेस्टो के अंदर आप इसकी बात करो? भाई, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे, परंतु जो सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है उसके बारे में आपने क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि हम 6,000 को 12,000 करेंगे? इसका मतलब यह है उस सम्मान निधि पे कैंची चलाओगे और युवाओं को 1 लाख रुपए का लॉलीपॉप बांटोगे। तो स्थिति यह है कि किसानों को कुचलने की नीति जो कांग्रेस ने 55 साल तक अपनाई, वही ये आज आगे लेके जाना चाहते हैं। भाई, हमने थोड़ी ना कहा था इनसे कि सैम पित्रोदा साहब वहां पे विदेश में बैठ के इंटरव्यू दे दो। हमने थोड़ी ना कहा था कि सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का सलाहकार बना दो। हमने कहा था क्या? भाई, सैम पित्रोदा के माँ बाप ने उनका नाम रखा संत राम गंगाराम, उसको शॉर्ट फॉर्म में सैम बना दिया और उसके बाद अंग्रेजी में इंटरव्यू दे दिया कि यहाँ वालों को तो समझ नहीं आएगा हिंदी भाषी बेल्ट को। अब बताइए, अभी हमसे कहते हैं रोहित अभी रुकना होगा, रोहित अभी रुकना होगा। मैं विजय राठी को एक चीज याद दिलाऊं। विजय राठी की पार्टी के एक बड़े नेता और पूरब से उम्मीदवार हैं, योग्य व्यक्ति हैं, सांसद के उम्मीदवार हैं संसद लोकसभा के। उन्होंने अच्छी बात कही इसके पित्रोदा के लिए। उन्होंने कहा ये कांग्रेस के आत्मघाती दस्ते के सदस्य हैं, जो समय समय पर ये लोग आ जाते हैं, आत्मघाती दस्ता हमला करता है, चुनाव भंड करता है और फिर भाग जाता है। राठी साहब, कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है? राजीव राय को मैं सुन रहा था, वो कहीं कह रहे थे ऐसा कि ये आत्मघाती दस्ता है कांग्रेस का, जो हर चुनाव में कहीं ना कहीं आता, कहीं अय्यर के रूप में, कहीं दिग्विजय के रूप में, कहीं कपिल सिब्बल के रूप में, कभी किसी के रूप में, और इस बार गंगाराम, सत्यनारायण गंगाराम के रूप में आया और काम लगा के गायब।
उसके बाद से मुंह में लौंग इलायची दबा ली, चुप है, बोले अब 4 जून को आंख खोलेंगे, तब तक मौज लो। इधर आपका गठबंधन हफ्ता घूम रहा है, एटा इटावा में आदमी पूछ रहा भैया हमारी मोटरसाइकिल का आप बेच के आधा आधा पैसा, आधा सरकार लेगी, आधा गुड्डू को मिलेगा। नहीं, आपको लगता नहीं कि चुनाव जब सिर पे हो तो ऐसे बवाली आइटम क्यों आए? नहीं, शांति काल हो तो ऐसे बवाली आइटम मान लो झेल भी ले आदमी, पचा भी ले। चुनाव में तो झूठी खबर फैल जाए तो बवाल हो जाता है, ये तो सच्ची बात बोले वो। राठी साहब बोलूं, अमिताभ जी बोलूं जी, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। देखिए पहले मैं इस बात पे जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपसे कभी नहीं सोचता कि आप गलती करेंगे। मैंने अभी जब सिसोली गांव का नाम लिया तो आप उसे मुजफ्फरनगर का जो सिसोली गांव है राकेश टिकैत जी का, आप उसे वहां ले गए। मैं सिसोली की बात कर रहा हूं जो मेरठ जनपद में किठौर विधानसभा में जो क्षत्रिय बहुल गांव है जिसमें पंचायत हो रही थी, उसमें योगी जी आए। आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और आपने टीवी पे बोल दिया जो दूर तक जाती है कि साहब आप वहां की बात कर रहे हैं। भाई उस गांव का मुझे ही पता है, वहां तो योगी जी गए नहीं, मैं उसका नाम क्यों लूंगा? मैंने मेरठ जिले की बात की है, लेकिन आपने टीवी पे बोल दिया वहां की। एक मिनट रुके, किसी गांव में, सब गांव में जाना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं को जाना चाहिए, अखिलेश यादव को जाना चाहिए, हर गांव में क्यों नहीं जाना चाहिए? वोट लेना चाहते राहुल गांधी को भी जाना चाहिए, योगी जी गए, बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? पहले ये तो स्वीकार कीजिए ना, मैंने उस गांव का नाम, मैंने दूसरे गांव का नाम लिया, आपने मुजफ्फरनगर के गांव से क्यों जोड़ा उसको? ये तो स्वीकार करना चाहिए ना। दूसरा स्वीकार करेंगे क्या? एक मिनट रोहित, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रोहित, विजय राठी, एक मिनट आगे के लिए समझ लीजिए। जब संवेदनशील जानकारी दें तो उसमें डिस्क्लेमर लगाइए कि मैं ये सिसौली वो वाला बोल रहा हूं, बाबा महेंद्र वाला नहीं। क्या ये मैं मेरठ के गुड्डू पान वाले के बगल से जो गली गई है उसके अंदर जो गांव है उसकी बात कर रहा हूं, तो ये बोलना चाहिए था यार। योगी जी वहां गए कि नहीं गजब कर रहे हो आप जैसे पत्रकार भी अपडेटेड नहीं है कि योगी जी वहां नहीं गए। मुझे लगा आपको तो पता होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप ख्याल रखते हैं, तो मुझे लगा आपको सारी जानकारी है। और सुनिए वो गए क्यों थे उसका कारण समझ लीजिए। जितने भी वोटर्स है गांव में वो नाराज है कि बीजेपी को वोट नहीं दिए, वो बनाने गए हैं, वो प्रचार के लिए नहीं गए। अरे भाई आपकी समझ इतनी कमजोर है, क्या करें भाई साहब? विजय राठी जी समझ को अपनी इंप्रूव करो। ये अरे रायबरेली बोलोगे तो सोनिया गांधी की याद आएगी। लखनऊ में जो गांव है, ठीक है राठी जी, ठीक है। अब मुझे 2 सेकंड तो दो, उसे आगे समय दे दिया रोहित को, मुझे 2 सेकंड तो दो, अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। 2 सेकंड। अच्छा अभी क्या कर रहे थे? अभी बोल नहीं रहे थे? 2 सेकंड। रोहित अग्रवाल की आवाज बंद करो, अभी केवल विजय राठी की आवाज। जी, रोहित अग्रवाल पे मुझे तरस इसलिए आता है कि जब ये आरएलडी की तरफ से हमारे साथ थे तब भी इनके ट्विटर पे गालियां पड़ती थी इनको कि भाई क्या बोलता। आज बीजेपी के साथ चले गए, राष्ट्रवाद चिल्लाने लगे 1 महीने में। इतना फर्जीवाड़ा कहां से लाते हो भाई? अरे कुछ तो शर्म बची होगी। इतनी जल्दी चेंज हो रहा, 1 महीने में भी सब कुछ बदल गया देश में। ठीक है। इसीलिए इतनी तुम्हारे ट्विटर एक्स पे इसीलिए तुम्हें इतनी गालियां पड़ती हैं कि इतना चेहरा तुम बीजेपी के नहीं बनाई। विजय राठी की आवाज बंद कर दीजिए अभी। ठीक, आगे बात, आगे विजय भाई, आगे बात। किसको गाली पड़ती, किसको प्रशंसा पड़ती, वो आदमी देख लेगा, उसमें आप का ही लोड ले रहे हो यार। आप अपने वोट की चिंता करो, अखिलेश यादव की चिंता करो, आप रोहित अग्रवाल के पीए हो, वो अपना देख लेंगे, उनको अकल नहीं, वो रोटी नहीं खाते। आप अखिलेश जी को देखो, राम गोपाल जी को देखो, शिवपाल जी को देखो यार, जहां से आपका भविष्य बनना है। रोहित अग्रवाल आपका भविष्य बनाएंगे, आपको जो भी तरक्की मिलेगी वो वहां से मिलेगी मित्र, वहां देखो, चक्कर में न पड़ो। एक बात कह के मैं ऋचा सिंह के पास आऊंगा, फिर विकास जी के पास जाऊंगा। कुछ चीजें बड़ी सार्वभौमिक होती हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ता चूंकि मैं कोई गूगल का वो तो हूं नहीं, एलेक्सा। कोई बोले सफाई में ऐसा हुआ तो मैं मुलायम सिंह और सुगर सिंह जी का जो एक वंश वृक्ष है उसका जो गांव है वही उसी को समझूंगा। ठीक, अब उसमें कोई खड़ा होकर कह दे ले आओ भाई साहब, मैंने तो बात की थी पटरौना में गुड्डू बवाली के बगल में जो गांव है उसमें एक मोहल्ला है सफाई उसकी। अरे यार किसी बात कर रहे हो, समझ है कि नहीं आपको? राजनीतिक व्यक्ति के लिए सफाई का मतलब वही। सिसौली बोलेंगे, देश भर के दिमाग में बाबा महेंद्र टिकैत का चेहरा आएगा। ठीक, बागपत बोलेंगे, चरण सिंह का चेहरा आएगा।
अमेठी रायबरेली बोलेंगे, इंदिरा गांधी का चेहरा आएगा, फिरोज गांधी का चेहरा आएगा, सोनिया जी का चेहरा आएगा, राहुल गांधी का चेहरा आएगा। ठीक। अब कोई कहते मेरा तो बगल में मैंने अपने कॉलोनी का नाम अमेठी रखा, इनको पता ही नहीं, मैं उसकी बात कर रहा था। तो आपको मुबारक यार, आप उसकी बात करो, अपने घर का नाम अमेठी रख दो, इसमें मैं रोक सकता हूं क्या? आप अपने घर का में 4 कमरे हैं, एक कमरे का नाम झांसी रख दो, एक का कमरे का नाम अमेठी रख दो, एक का सैफई रख दो, तो वहां झांसी की रानी तो नहीं हो जाएंगी ना पैदा। इसलिए स्थान अपने सबसे बड़े नायकों के कारण पहचाने जाते हैं। ठीक। एक और क्लिंचिंग उदाहरण दे दूं ताकि सबके लिए भविष्य में काम आए। आनंद भवन, मेरी बात से विकास सहमत होंगे, आनंद भवन इस देश में लाखों घरों का नाम होगा, लाखों, हजारों नहीं विकास बाबू। लेकिन जब कोई आनंद भवन बोलता है सार्वजनिक स्थान पर, तो दिमाग में आता है पंडित मोतीलाल नेहरू का घर। ठीक। हो सकता है विकास के ने अपने घर का नाम आनंद रखा हो, ऋचा ने भी रखा हो, मैंने भी रखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आनंद भवन बोल सार्वजनिक मंच पर बोला जाएगा तो वही रेफर होगा। इसलिए आगे से इस बात पर इशू मत बनाया करिए कि मैंने तो ऐसा बोला, आपको यह भी नहीं पता। मुझे क्यों पता होगा और मैं क्यों पता रखूं? गांव घर घर में सिसोली रख लो नाम, उससे मेरी सेहत पे क्या फर्क है यार? आप हर मोहल्ले का नाम सिसोली रख दो, मुझसे क्या मतलब इस बात का ना। मैंने एक उदाहरण दिया था कि वीर बहादुर कैसे आए थे, शायद तब आप उतने सक्रिय नहीं भी होंगे विजय राठी साहब, जब टिकट ने उनको नीचे खड़ा कर दिया था, कहा था इसको पानी पिला दो भाई, और ओक लगा पानी पिया था मुख्यमंत्री ने। ठीक। इसलिए उन बातों में मत उलझा करो, छोड़िए। ऋचा सिंह भाई, बड़ी विचित्र स्थिति है। 20% चुनाव निबट गया और आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप कहीं जमीन पर दिख नहीं रही हैं। आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी, किसी गांव में नहीं, किसी कहीं नहीं, और जहां और मतलब वो इस बात को भी समाजवादी पार्टी आपकी कमजोरी मान रही है कि आपके नेता जनता के बीच में ज़्यादा जा रहे हैं। ये बात आज पहली बार नहीं की, सपा के लोग मेरे साथ कम से कम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भाजपा के लोग ज़्यादा दौरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, हम लोग बिल्कुल आनंद में हैं, चौचक हैं, इसलिए हम नहीं निकल रहे हैं, हम गर्मी में नहीं निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो एक ही बार निकलेंगे और ऐसे करके मामला पलट देंगे। ऋचा सिंह जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण अभी विजय राठी जी के रूप में देखने को मिला कि किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की जो 2 चरण के चुनाव है उस पर बात करने के स्थान पर अपने ज्ञान का परिचय देने का प्रयास कर रहे थे। आदरणीय अग्निहोत्री सर, उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है, परिवारवाद का चेहरा, वो सामने आ चुका है। ये पीडीए का नाम लेते थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ये पूरी तरीके से जान चुकी है कि इनके लिए पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार, डिंपल जी और अखिलेश जी है। आखिर आप देखिए कि 5 सीटों पर एक ही परिवार के, एक यादव परिवार के लोग लड़ रहे हैं। अपने से बाहर ये किसी को योग्य यादव भी नहीं मानते, योग्य पिछड़ा भी नहीं मानते। और मैं कहना चाहती हूँ कि परिवारवाद तो एक बात है, लेकिन परिवारवाद का विस्तारवाद दूसरी बात है। और अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद का विस्तारवाद किया है। और अब तो मैं राठी जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि आज आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। अब तो आप ईवीएम को भी दोष नहीं दे पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है। आप जिस ईवीएम के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का पाप कर रहे थे, आज उसका भी पर्दाफाश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो आप 80 में से 80 सीटें हारने जा रहे हैं और किसके दम पर आप कहते हैं? देखिए, ये अपना आकलन ही नहीं करते हैं। 2022 में कांग्रेस को 2% वोट मिले थे, 2019 में कांग्रेस को 6% वोट मिले थे, और 2019 में जब समाजवादी पार्टी लड़ रही थी तो वो बसपा और आरएलडी के साथ लड़ रही थी। आज आरएलडी भी हमारे साथ आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, क्योंकि उसको देश के किसानों की चिंता है, उसको देश के विकास की चिंता है, ना कि एक परिवार को बढ़ाने के लिए वो उनके साथ खड़ी हुई है।
तो अगर ये केवल आकलन और विश्लेषण ही पारदर्शी ढंग से कर ले तो इनको अपनी हैसियत और असलियत समझ में आ जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी आखिर पीडीए के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर पाई है और पीडीए का चेहरा परिवार डिंपल जी और अखिलेश जी के रूप में जनता के सामने आ चुका। और मैं एक लाइन और कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी रामलीला मैदान की बात कर रहे थे, तो उनको मैं याद दिला दूं कि आप रामलीला मैदान में कोई इस देश की जनता के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। आप रामलीला मैदान में शराब भ्रष्टाचारी, शराब के आरोपी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस, आप उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात को दिखाता है कि कांग्रेस का अपने नेतृत्व पे विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और जनता की भी विश्वसनीयता खत्म। ठीक है, अभी रुकना होगा। भैया इसको नीचे कर लो, विकास इसको नीचे कर लो। ऋचा सिंह ने कहा कि परिवारवाद का मसला है। योगी जी ने एक आध दूसरी लाइन ले ली, मैनपुरी में थे वो, अब वो इतनी चुटीली लाइन ले ली कि अब उस पर मार हो रही है। योगी जी ने अपने भाषण में कहा शिवपाल जी का नाम लेके, भाई शिवपाल यादव को चूरन मिल रहा है केवल, बाकी कुछ मिल नहीं रहा है। तो शिवपाल जी ने कहा कि मैंने यही चूरन खा के बहुत बड़े बड़े लोगों का हाजमा ठीक कर दिया। ऋचा जी कह रही है कि भाई वो परिवार में ही है। योगी जी ऐसा संकेत दे रहे हैं कि शिवपाल जी को परिवार में कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। खैर, विकास श्रीवास्तव, एक बड़ी खबर जिसकी ओर ऋचा सिंह ने भी इशारा किया, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा था कि हम जहां जीते वहां ईवीएम का मसला नहीं उठाएंगे, वहां कहेंगे हमारी नीति, हमारा नेता, हमारा घोषणा पत्र, हमारी का चेहरा मोहरा हमारा, इसलिए हम जीते। लेकिन जहां हार जाएंगे वहां कहेंगे ईवीएम मुर्दाबाद। एक ट्रेंड था। सिद्धरामैया ईवीएम से जीते तो अच्छा, उस ईवीएम से मोहन यादव जीत जाए तो बुरे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने वो टंटा भी काट दिया। झंझट मिटे कटे सब पीरा। आज बीच मतदान में फैसला आ गया कि भाई झंझट खत्म, टंटा खत्म। प्रशांत भूषण और तमाम लोगों के जो जितने भी सवाल थे सब एक एक करके खारिज कर दिए उसने, और एक प्रक्रिया तय कर दी कि देश में ईवीएम से ही चुनाव होगा। ये उसकी एसओपी रहेगी और वापस मतपेटी वाले दौर में जिसमें वो ठप्पा लगता था उसमें देश नहीं जाएगा। ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया देश की सबसे बड़ी अदालत ने। अब आगे विकास श्रीवास्तव, एक बड़ा मुद्दा था मेरे ख्याल से ये भारत की राजनीतिक विवाद का, विमर्श का। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा मुद्दा है संविधान बचाओ देश बचाओ, 22 अक्टूबर 2023 को जो रैली हुई है जिसके बारे में ऋचा जी को ज्ञान नहीं है, डॉक्टर उदित राज उसके मुख्य अतिथि थे और उसको लेकर पूरी देश में एक बहस छिड़ी हुई है। और ये बहस मोदी जी ने ही छिड़ी कि 400 हमें चाहिए। 400 कांग्रेस पार्टी भी लाई थी पर उनको कभी मांगा नहीं था। सवाल है कि दो तरीके का प्रश्न खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बना अभी केवल विकास की आवाज, अभी रुक जाइए जी। 2 बार सरकार बना चुकी है, तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो इस देश में एक शंका पैदा हुई है 140 करोड़ लोगों में, और विपक्ष को मुद्दा परक राजनीति करनी चाहिए। हमारे पास मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे, उनकी राय देंगे और राय रामलीला मैदान में भी, चौपालों पे भी होगी और वोट जब होगा तो इन सारी चीजों को विषय बनाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है उसके बारे में देश का 140 करोड़ व्यक्ति कुछ नहीं जानता है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं कि करोड़ों को सूट पहन के 10 वर्ष की अपनी आक्रामकता, नकारात्मकता को छुपाने वाले प्रधानमंत्री ने बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया कि हाथ ही इस देश का हालात बदलेगा। और उनका एक एक वक्तव्य, एक एक करोड़ों रुपए के जो मंच सजते हैं उस पर उनका कांग्रेस पार्टी का नाम लेना, कांग्रेस के नेताओं के बारे में बात करना, जिस मैनिफेस्टो को, जिस न्याय पत्र को युवाओं और नारी, किसान और श्रमिक और हिस्सेदारी का न्याय जो लेकर राहुल गांधी ने दस्तावेज तैयार किया, ये राहुल गांधी का दस्तावेज नहीं है, ये
1700 किलोमीटर राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पैदल, और इसके बाद कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री मां नाम से घबराते हैं, महिलाओं की सुविधा के विषय पर मौन हो जाते हैं, वहां से लेकर के महाराष्ट्र तक, इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, और ये मुद्दा जनता के बीच का मुद्दा है, और ये प्रधानमंत्री ने रेश ठीक है, आगे अब रुक जाओ, आगे बात आ गई, मणिपुर तक आगे आप क्या सभाई गया, तो वही न्याय यात्रा भी आ गई, अब तो आगे कंप्लीट हो गई। अब कोई रोहित अग्रवाल, मैंने कांग्रेस से प्रश्न पूछा था, उन्होंने बाकी सब बोला, उसको नहीं बोला, लेकिन मेरे लिए वो महत्वपूर्ण विषय, चूंकि कुछ राहुल जी का माइंडसेट बदलता रहता है, थोड़े थोड़े इंटरवल पर उनका की इशू बदल जाता है। कुछ समय पहले उनका की इशू था ईवीएम, उससे पहले की इशू था राफेल, उससे पहले कुछ और, फिर जातिगत जनगणना, फिर ऐसे करके वो फ्लोट करते हैं। एक जो की इशू था उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने लंबा चौड़ा हर बिंदु का उत्तर देने वाला फैसला सुना दिया। ठीक, विकास ये नहीं चलेगा ना, आपकी आवाज नहीं जा रही, इसलिए एनर्जी मत लॉस करिए। ठीक, तो मसला ये कि एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो स्वागत, और ईवीएम पर फैसला दे तो स्वागत नहीं होगा, ये कैसे चलेगा रोहित अग्रवाल? देखिए, मैं समझ नहीं पाता हूं, ये हम माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं राहुल गांधी जी से कहा था, जब हम इंडिया गठबंधन में थे, जो दिल्ली में इनकी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन वाली, तो माननीय जयंत चौधरी ने स्वयं उस मीटिंग के अंदर कहा था राहुल गांधी जी से कि भैया ये आप कहते हो कि ईवीएम खराब है, ईवीएम गलत है, और उसी ईवीएम से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लोकतंत्र को आप दुहाई दे रहे हो कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, ईडी सीबीआई और न जाने क्या क्या सबने खत्म कर दिया लोकतंत्र, उसी लोकतंत्र के पर्व में हम इंटर होने जा रहे हैं। तो भाई ये इस तरीके की भाषा, क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति जो देश का है, आज शैक्षिक योग्यता देश की बढ़ती चली जा रही है, तो वो क्या समझता नहीं है क्या कि आप क्या मुद्दा विहीन बात कर रहे हो? अगर आपको इतना ही डर है कि ईवीएम खराब हो रही, तो फिर बहिष्कार कर देते चुनाव का। आप कहते हैं हम इस ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहिष्कार करके आप आते तो बात समझ में आती। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भैया ईवीएम से ही चुनाव होगा। वो जो लठ तंत्र चलता था, जिससे वो बक्से ठक 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 ठक, जो राहुल गांधी जो ठक 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 कर रहे थे, वो उनको याद आ गया था कि पिताजी के जमाने में तो ठक 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 लगा के 55 साल राज कर लिया, अब ये ईवीएम से काम नहीं चल रहा है। तो ये ठक ठक वो वाली ठक ठक थी। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विराम लगा दिया उसके ऊपर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बचाना है। अरे कैसे शब्द हैं ये! वो लोकतंत्र तब खतरे में नहीं रहता है जब उसी ईवीएम से आप हिमाचल के अंदर सरकार बना लेते हो। वो लोकतंत्र तब खतरे में नहीं रहता है, वो ईवीएम तब ठीक हो जाती है जब तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हो आप। वो लोकतंत्र तब खतरे में नहीं रहता है जब प्रधानमंत्री को बैठ के चौथे स्तंभ पे देश के गालियां देते हो आप, अपशब्द कहते हो, तू मैं की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं मंच से प्रधानमंत्री के लिए देश के। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी से आपका विरोध हो सकता है, नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत नफरत हो सकती है आपको, पर नरेंद्र मोदी आज सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री के लिए तू मैं की भाषा का प्रयोग करना शर्मनाक है। देश हम सब का है, वो कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कितना ज्यादा खतरनाक है। ओवरसीज अध्यक्ष कांग्रेस के संत राम गंगाराम पित्रोदा, वो बैठ के विदेश से एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं और लोकतंत्र खतरे में है। अरे कहाँ की बात करते हो? ठीक, रोहित भाई रुकना होगा। मैं विजय राठी जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा राहुल गांधी जी से, आप कितनी भी मेहनत, रुक जाओ भाई, आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, कितनी यात्रा निकाल लो, पहले अपने घर में टार्च जला के देखो। ये जो समय समय पर आत्मघाती दस्ता हरावल दस्ते प्रकट होते हैं, इनका कुछ उपाय करो महाराज। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं पाओगे कि कितनी भी यात्रा करते रहो, जीवन भर यात्रा करते रहो। फिर एक पित्रोदा आपकी सारी यात्राओं पर पानी फेर के आनंद कर रहा है वह ठंडे में। क्या अब आप घूमो जवाब देते? जयराम रमेश के लिखे पढ़े से कोई अंग्रेजी में जवाब देने से एटाई टाबाम बात समझ में आ रही है? और कार्यकर्ता आपके पास है नहीं, वहां वोट है कुल 2%। उत्तर प्रदेश में क्या करिएगा? जयराम रमेश अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं और सैम पित्रोदा अपने मन का बोल रहे हैं,
और कार्यकर्ता है नहीं जो जनता में जाके बात करे, फिर क्या करोगे? ये मसला। खैर विजय राठी, वही सवाल आपसे, समय कम है कि ईवीएम को लेके लंबे समय तक विलाप रहा, आज उस विलाप पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय सुना दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ठीक, दूध अलग पानी अलग। अब तो रार खत्म कि अभी बाकी है? देखिए अमिताभ जी, बस बीच में मत बोलिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जी। मैं 1 सेकंड तो सिसोली पे बोलूंगा। सिसोली का आपने कहा कोई भी गली में, वो एक क्षत्रिय गांव है, बड़ा सम्मानित गांव है, और वो फेमस तब हुआ जब वहां महापंचायत हुई बीजेपी के बहिष्कार की, तब वो राष्ट्रीय पटल पे आया। मैं आपकी बात मान ली महाराज, आप जीत गए, आप सिसोली में माला पहनो जाके, मेरी जान छोड़ो यार, गजब करते हो। अभी बंद कर दिया। अब आगे मैं चलता हूँ रोहित अग्रवाल जी की बात पर। रोहित अग्रवाल जी ने अभी कहा कि लूटना, बैलेट पेपर, और ये महानुभाव भूल गए कि आरोप जब ये इंडिया गठबंधन में थे, बहुत आरोप लगते थे पहले से मुजफ्फरनगर और बागपत सीट पर कि जो हमारा समाज है, जाट समाज की, वो बैलेट लूट लेते हैं और ठप्पे मार लेते हैं। ये यही भूल गए कि कहां की बात कर रहे हैं। हम भी जबकि ये बोलते थे कि ऐसा कभी नहीं होता। और नमक लोटे में, पानी में नमक तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने गिरवाया था प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ, इतना तो किसी ने नहीं किया, ये उसे भी भूल गए। ये महानुभाव 1 महीने में इतने बदले, गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। तीसरी बात, जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट बनती है और हम पढ़ते हैं, तो ये मोहतरमा जो डॉक्टर ऋचा सिंह बैठी है मेरे साथ पैनल में, पहले भी रही है उस हॉल में, जब मान्य जी के सामने हाथ जोड़ करके इनको इस लायक बना दिया कि इनके चुनाव में इलाहाबाद में बस पे खड़ी होकर के ये भी हाथ हिलाती थी जब इन्हें लालच में ज्यादा नहीं मिला। और पीडीए की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जितने आदिवासी उनकी सबसे बड़ी विरोधी ये है, इसीलिए समाजवादी पार्टी छोड़ करके और उस लायक बन गई है कि आज बैठकर के वही का नमक खाकर के उनको गाली दे रही है। आवाज बंद कर दीजिए आवाज बंद कर दीजिए। विजय राठी पार्टी पर नहीं बोलना चाहते, ईवीएम पर नहीं बोलना चाहते, वो व्यक्तियों पर बोलना चाहते हैं। उनकी रोहित अग्रवाल के घर में कितने कमरे हैं, उनकी रुचि इसमें है। ऋचा सिंह कैसे हाथ हिलाती, इसमें रुचि है। इसके लिए बस बुलाई है यार, इनके घर जाओ, लड़ो जाके। ये आपको मारे, आप इनको मारो। जिसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए मुझे कहना, मैं सिफारिश कर दूंगा, रिपोर्ट लिखवा दूंगा। क्या ड्रामा करते हो? इसीलिए पार्टियां धूल दूसरित हो जाती हैं। कार्यकर्ताओं को समझ ही नहीं, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। बात क्या होनी चाहिए? अखिलेश यादव का गला बैठा जा रहा, पीडीए, वो कह रहे रोहित अग्रवाल को गाली मिल नहीं। इस मुद्दे को उठाने से वोट मिलेगा? रोहित अग्रवाल जयंत चौधरी हैं क्या अखिलेश यादव है? गजब कर रहे हो। गठबंधन के नेताओं की योग्यता को मेरा प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। ऐसे अद्भुत लोग आपने चुने हैं, बताइए, जिनकी सारी भूमि ऊर्जा इस पे लग रही है। खैर ऋचा, आखिरी टिप्पणी, ईवीएम को लेके बहुत, वो जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कार्यक्रम की, चुनाव आयोगों की घोषणा करते समय चुनाव कार्यक्रम की जो अंत में शेर पढ़ा था, वो शेर ही बहुत अद्भुत था। और सच बात है, ईवीएम ने बहुत सारे लोगों की अकर्मण्यता, क्षमता को पर्दे में ढक लिया। ठीक, अपने ऊपर तोहमत ले ली। नहीं तो सवाल उठता कि भाई आप लगातार 4 चुनाव हारे, आप 5 हारे, आप 6 हारे, आप चुनाव जीत नहीं सकते। चलो ईवीएम बीच में आ गई, लेकिन अब वो पर्दा हट गया। अब तो ईवीएम को आप दोष दे के बच नहीं सकते अपनी अक्षमता से। क्या अब हम माने कि भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ईवीएम को लेके विवाद समाप्त हो जाएगा? ऋचा जी देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस इसीलिए बेहद घबराया और जिसको कहते हैं खिसियाया हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि अब तो ये अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर भी नहीं फोड़ पाएंगे। लेकिन ईवीएम के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने जो भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस दुनिया का, उसमें संदेह पैदा करने का पाप किया है, उसका परिणाम इनको जनता आने वाले दिनों में जरूर देगी। और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 और 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आदरणीय अमिताभ सर, मैं एक जवाब और देना चाहती हूँ विजय राठी जी को, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नमक की बात कर रहे थे। विजय जी, मैं केवल देश का नमक खाती हूँ और इस देश के नमक के साथ ही मैं
खड़ी हुई हूँ और यही कारण था कि समाजवादी पार्टी जब राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी हरकतें करती है, देश में रामचरितमानस को खुलेआम सड़कों पर जलवाती है, तो हम जैसे युवाओं का खून उबलता है। आपका खून ठंडा पड़ चुका होगा तो अपने घर में जाके देखिएगा कि आप किसका नमक खाते हैं और अपने को आईने में देखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन इनकी अभी रुक जाइए भाई, दोनों की आगे बात, दोनों के आगे। आजकल तो वो ब्लड प्रेशर के हिसाब से डॉक्टर नमक बताते हैं, कम सोडियम ज्यादा सोडियम वाला, उसकी ओर ध्यान दो, बाकी चक्कर में ना पड़ो। खैर, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक जो बात मेरे दोस्त ने रुक जाइए, विजय भाई ने कही, वो मैं उस बात से आहत होता हूं। कोई पार्टी कहे, कोई नेता कहे, मैं इस दंभपूर्ण उक्ति की कभी पक्ष में नहीं। कार्यकर्ता भी कई बार बोल देते अपने नेता को खुश करने के लिए कि मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर बढ़ते नहीं, रास्ता गलत है। ये उल्टी गंगा मत बहाइए। गांधी को भी इस देश ने गांधी बनाया, बाकी नेता तो छोड़ ही दो। गांधी जी अपने घर से गांधी बन के आए थे, अपने घर से निकले थे और गांधी हो गए थे। हमने भरोसा किया, सिर माथे बैठाया तो गांधी बनाया। ये कोई सी भाषा बोली जा रही है कि हमने ऋचा को हमारे नेता ने हाथ जोड़ने लायक बना दिया। कार्यकर्ता नेता पैदा करते हैं मित्र। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। किसी भाषा को इस्तेमाल आप लोग करते हो आपस में। आज अखिलेश यादव के संग लोग चलना बंद कर दे, तब अखिलेश यादव किसको महत्वपूर्ण बना देंगे? किसी को नहीं। आज भाजपा के साथ चलना बंद कर दे, राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ चलना कम कर दिया लोगों ने, बिल्कुल बंद नहीं किया। उनके हाथ सीमित हो गए कि नहीं हो गए? अब तो सबको बड़ा आदमी नहीं बना सकते ना। आपके हाथ में बड़ा आदमी बनाने की जो ताकत है ना विजय राठी, नेताओं के हाथ में, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आती है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से। ठीक, कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं रहा, नेता भी जमीन पे आ गए। जो कुछ है भी कांग्रेस में थोड़ा बहुत कार्यकर्ता, वो कह रहे भाई हम केवल सेमिनार बहस वगैरह में रहेंगे, बाकी जमीन वाला काम नहीं करेंगे। तो स्थिति यहां आ गई ना। और अगर नेता ही कार्यकर्ता बनाते होते, कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण बनाते होते, जिले इलाही बनाते होते, तो कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को ताकतवर क्यों नहीं बना दिया? नेता तो बहुत सारे हैं वहां, गांधी परिवार ही है। इसलिए ये न समझाइए हमको, ये तरीका ठीक नहीं है। लोकतंत्र इस तरीके से बाधित होता है। ये परिवारवाद वाली सोच है कि हमारे नेता ने इसको छू दिया तो ये सोना हो गया, उसकी ओर निगाह डाल दी तो वो चांदी हो गया। ऐसा नहीं, कोई जिले लाई हो क्या यार आप लोग? मुगले आजम सुल्तान हिंद हो। ये कार्यकर्ता है जो पार्टी को खड़ा करते, नेता को खड़ा करते हैं। ये सब बात नहीं। एक दूसरी और भी बात आई, विकास जी ने कही। एक बार और भी बहस में ऐसा विषय आया था, तो विकास जी नहीं थे, लेकिन मैंने तब उसमें एक सिद्धांतिक वो रखा था। एक लड़का, 2 लड़के इम्तिहान में बैठ रहे हैं। एक लड़का कह रहा 500 नंबर का पर्चा है, वो कह रहा मुझे कम से कम 400 तो चाहिए, हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए संघर्ष करेंगे, हमारे लिए यही लक्ष्य है। दूसरा लड़का ये अपनी नहीं बता रहा कि वो किस लक्ष्य के लिए कर रहा है, वो कह रहा है ये 400 के लिए क्यों कर रहा है, जरूर गड़बड़ है। क्या गजब करते हो यार। कोई 33% के लिए संकल्प लेता है कि भाई हम 33% आ जाए तो हम उतने से ठीक है। ये तो तरीका ठीक नहीं। कांग्रेस के इससे हाथ से हालात नहीं बदलेगा अगर सोच नहीं बदलोगे। ये मनरेगा थोड़ी ना है कि हाथ से हालात बदलेगा, बोलो खुदाई कर दो इतनी। सोच से हालात बदलेगा मित्र। कोई खुदाई करनी है क्या कि कहीं प्लांटेशन करना है? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस में राहुल गांधी ये साहस करेंगे, खड़गे जी ये साहस करेंगे कि मंच से खड़े होकर बोलेंगे अब की बार 450 पार। अच्छा लगता कि शेर पे सवा शेर आया। आप बोलने को तैयार नहीं, आप 272 का नारा देने को तैयार नहीं। डर के मारे क्यों? पुलिस पकड़ेगी? नहीं। मुकदमा लिखा जाएगा? नहीं। कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं। वो 400 बोल रहे हैं, आप 450 बोलो ना, 4 जून को गिन लेंगे।
आप तो बोल नहीं रहे, ये भाव ठीक नहीं। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि भारत के लिए आज अच्छा दिन है। भारत की चुनाव प्रक्रिया, चुनाव व्यवस्था विश्व भर में सम्मानित है। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि इंदिरा गांधी के 2.5 साल के इमरजेंसी वाले एक घातक प्रयोग को छोड़ दें तो सामान्यतः भारत की लोकतांत्रिक जीवन की यात्रा अद्भुत रही है, उदात्त रही है, उज्जवल रही है। कभी सत्ता हस्तांतरण को लेकर, चुनाव को लेकर कोई विवाद नहीं रहा हमारे यहां। ईवीएम को कलंकित करने की कोशिश की गई षड्यंत्रपूर्वक। राहुल गांधी को जो सच अब पता लगा, जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ईवीएम हटा देते ना, तब तो वही चला रहे थे शासन, उन्हीं के परिवार के लोग, तब आपने नहीं हटाया। इस्तीफा देके कभी बाहर आ जाते और अपने मुख्यमंत्रियों से कहते कि विजय नहीं लेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे, ईवीएम से आइए ना। नहीं ना, मीठा मीठा कब, कड़वा कड़वा ट्रू। ईवीएम को लांछित करने का जो दुष्प्रचार था भारत में, उससे भारत का माथा दुनिया में झुक रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस धुंध को साफ कर दिया। ये देश के लिए अच्छा है। गंदगी मशीन में नहीं, गंदगी सोच में है दोस्त, सोच में। इसी मशीन से कांग्रेस सरकार में आई, इसी मशीन से भाजपा सरकार में आई, इसी मशीन से ममता बनर्जी सरकार में है, इसी मशीन से अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार में है। क्या चाहते हो? जिंदगी भर आप ही जीते तो मशीन ठीक, और कोई दूसरा जीत जाए तो मशीन खराब। ये तरीका ठीक नहीं। अभी तो चुनाव बाकी है, 2 चरण हुए हैं, 7 चरणों का चुनाव है, 5 चरण अभी बाकी हैं। अभी तो यह है कि भाई इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। उत्तर प्रदेश में, विकास जी हंस रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 20% सीटों पर मतदान हो गया। पश्चिम की जमीन से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव मध्य उत्तर प्रदेश की ओर आएगा। विजय भाई जो बात कह रहे हैं, उनकी पार्टी का इम्तिहान शुरू होता है अब। मुलायम सिंह के इलाके में चुनाव अब आ रहा है। अभी जहां चुनाव हो रहा था वो मुलायम सिंह का इलाका नहीं था। अब चुनाव होगा एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, वो मुलायम सिंह का इलाका है, वो अखिलेश यादव का इलाका है। वहां फोकस करिए, वहां तैयारियों में जी जान लगाइए, क्योंकि वहां चुनाव होगा। कांग्रेस इस भय से मुक्त है। उसका जहां इलाका था आज वोट पड़ गया वायनाड, बाकी पूरे देश में निर्भय। उत्तर प्रदेश में क्या समस्या कांग्रेस को? अरे भाई अखिलेश यादव ने जीते हारे, उन कांग्रेस को क्या फर्क पड़ रहा? उनकी सेहत में क्या फर्क है बताओ? वो मलंग हैं, जैसे अवधूत होते हैं ना मलंग वैरागी बाबा, बोले अलख निरंजन, वो उस भाव मुद्रा में है कांग्रेस। इसलिए ये मत समझना कि साथी हैं ये कोई लोड ले लेंगे, वो लोड लेने वाले नहीं है। लोड आप ही को लेना पड़ेगा। एटा में हारोगे तो और जीतोगे तो, इटावा में हारोगे तो और जीतोगे तो, लोड आप ही का आएगा। अविनाश पांडे को पर क्या लोड डाल दोगे? और विकास जी से कुछ कहोगे तो ये पोस्टर हमेशा रखते ही आजकल, साथ हाथ बदलेगा हालात। ये 4 जून को भी यही पोस्टर दिखाएंगे जब परिणाम आ चुके होंगे, कहेंगे आगे बदले, 27 में बदलेंगे, 29 में बदलेंगे हालात। हालात ऐसे नहीं बदलते मित्र, हालात सोच से बदलते हैं और तपती गर्मी में सड़क पर निकलने से बदलते हैं। आज मैं वोट डालने गया था, मैंने बूथ देखा, वहां बस्ते देखे, हम लोग बस्ता कहते, अब तो टेबलें लगती हैं। वहां से भी पता लगता है कौन पार्टी कितना सक्रिय है और कार्यकर्ता कितना जुझारू है। क्या मैं बताऊंगा नहीं क्या स्थिति थी बूथ की। हाथ बदलेगा हालात टीवी पे था दोस्त। बूथ पर आपकी प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में टिकट मिली उसको, क्या उसका परिवार मेरा परिचित है, लेकिन 4 आदमी नहीं जुटा पाए आप लोग। ये पोस्टर लिए बैठे हो, हाथ बदलेगा हालात, इसमें राहुल गांधी की फोटो और लगा लो एक। प्रत्याशी के तो पैसे गए, जो भी घर से अपनी गुणा गणित करके खर्चा लगाया वो भी नहीं निकलेगा। मैंने देखा 4 आदमी नहीं, मैंने 40-45 मिनट बूथ के बाहर दिए कि देखूं समझूं क्या स्थिति है। मेरे तो सभी परिचित हैं। मुझे लगा इस महिला के इतने पैसे व्यर्थ हो गए, मेहनत
गई। अब कांग्रेसी है वो टीवी पे करे हाथ बदलेगा हालात, गायत्री मंत्र है क्या यार ये जब पे जा रहे हो? वहां क्यों नहीं मिलते हो बूथ पे? बूथ पर तो कभी ऐसे करते, मिलते, पसीना पूछते, पर्ची बनाते, नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। हो सकता है आप लोग कहीं गुप्त साधना में हो, मुझे नहीं मिले, मैं भी वोटर हूं मित्र, इसलिए मैंने बता दिया। खैर, चुनाव बाकी है, बात बाकी है, रात बाकी है, और जनादेश का सम्मान सबको करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसी जनादेश से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए और इसी पवित्र जनादेश से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। इसलिए ओछी टिप्पणी और बहुत सस्ती टिप्पणियां करने से बचिए। ये भारत के जनादेश से कोई प्रधानमंत्री बनता है, किसी की कृपा से प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जिस वोट ने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया उसी वोट ने नरेंद्र मोदी को बनाया है। इसलिए छोटी टिप्पणियां करके खुद को छोटा मत करिए, अपना कद बचाइए। आपकी टिप्पणियां प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता के कद को छोटा नहीं करती, आपका कद छोटा हो जाता है। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छे अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। अब आगे के चरणों में, यानी तीसरे चरण से लेकर और 7वें चरण तक जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में और देश में, वो चुनाव इस मामले में अलग होगा, विलक्षण होगा कि उस चुनाव में ईवीएम किसी तरह के आरोप से मुक्त होगी। अभी तक ईवीएम पर विपक्ष के तमाम आरोप मंडराते रहते थे, आज कम से कम उस धुंध को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। कल हम फिर में कल और परसों अवकाश, और सोमवार को इसी समय इसी कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।